हेलो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो हेडिंग डाल के स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम निकालेंगे आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन due to इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इक्वेटोरियल लाइन पे हम क्या निकालने वाले हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सियल है ना, एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज हम निकालते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये डायग्राम हमने बनाया और डायग्राम को थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान रहेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने बनाया एक डायपोल बना लिया। ठीक है, ये डायपोल का चार्ज होगा, एक तो माइनस क्यू होगा और एक प्लस क्यू होगा। इसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना। ये दूरी तो आप जानते हो बच्चों कितनी होती है 2a। अगर मिड पॉइंट से लें तो आप इस दूरी को क्या बोल सकते हो, a। ये दूरी भी कितनी हो जाएगी बच्चों, a। ठीक है, तो ये लगभग चीजें तो हमें पता ही है। अब हमें बोला जा रहा है कि जो सेंटर का ये मिड पॉइंट है o, इस o से r डिस्टेंस पर, ठीक है, ये जो O है इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पड़ा है। ठीक है, कौन सा पॉइंट पड़ा है, इस पॉइंट P है ना। यहाँ पे अगर एक पॉइंट मान लें हम P, तो इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। क्या करके बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है डायपोल। तो डायपोल में दोनों चार्ज है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों का रिजल्टेंट हमें निकाल के बताना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है रिजल्टेंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमें अज्यूम करना पड़ेगा। अब देखो ये जो प्लस है, ये इस प्लस पे, यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर आपने अज्यूम किया है तो ये प्लस इस प्लस पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन का। ठीक है, तो रिपल्शन का फोर्स लगा देते हैं हम। तो ये हमने लगाया रिपल्शन का फोर्स इस तरीके से। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, दोबारा बना लेते हैं। तो देखो पी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक पी पॉइंट मान लेते हैं, ये है ना। इस पी पॉइंट पे अगर निकालना है तो इसको ऐसे जोड़ देते हैं एक बार। ठीक है, ठीक से जुड़ गया है। तो यहाँ पे ये तो रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, ये तो कैसा फोर्स लगाएगा बच्चों, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। तो हम बना सकते हैं इसको इस तरीके से, ये रिपल्शन का फोर्स लग गया। पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ पे P है। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम किया है, पॉजिटिव P पॉइंट है। अब P पॉइंट पे बच्चों हमें निकालना है, तो यहाँ पे अच्छा ये जो माइनस है ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये कैसा फोर्स लगाएगा, ये अट्रैक्शन का लगाएगा अपनी तरफ, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे कुछ चीज अपन कर लेते हैं, है ना। इसको हम मान लेते हैं A पॉइंट, इसको B। ठीक है, और इस पे माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज तो रखे हुए हैं, और C पॉइंट है ना, यहाँ पे हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था P पॉइंट पे। तो P पॉइंट हमने कैसा अज्यूम कर लिया था, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम सीधी सीधी कैलकुलेशन करते हैं। ये एंगल अगर थीटा है
तो ये एंगल भी कितना होगा, ये अल्टरनेटिव एंगल, तो ये भी थीटा ही होगा। ये तो बाइसेक्टर है, बीचों बीच से जाता है, दोनों एंगल सेम होते हैं, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट है ना, तो यहाँ पे अब हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि ये देखो इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है ना, तो अब हम इसके कंपोनेंट रिजोल्व कर लेते हैं। एक तो ये वाला कंपोनेंट आएगा और एक ये वाला कंपोनेंट आएगा। ठीक है, इस वाले फोर्स को अगर मैं बोल दूं EB साइन थीटा, तो इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये हो गया EB साइन थीटा, और ये क्या हो गया, ये R डिस्टेंस जो हमने ली थी R, ये कंपोनेंट हो गया EA साइन थीटा। ठीक है, और ये कंपोनेंट बच्चों देखो, ये वाला कंपोनेंट जिसके साथ थीटा बनता है वो कैसा कंपोनेंट होता है, वो हम जानते हैं कि वो कोस का कंपोनेंट होता है। तो ये वाला तो हो गया B के लिए, हम लिख लेते हैं EB कोस थीटा, है ना, और ये कंपोनेंट हो गया A वाले के लिए, देखो ये परपेंडिकुलर, ये रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये हो गया EA कोस थीटा। ठीक है बच्चों, हमने देखा ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है फोर्स, तो ऐड कर देंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस कर देंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी आ रही है। जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने अज्यूम किया, P पॉइंट पे अगर हमें निकालना है, तो देखो बच्चों हमें तो यहाँ से चार्ज से P पॉइंट पे अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान के अज्यूम करना है, तो ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। देखो ये R है, ये A है, तो ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट, और देखो है ना R प्लस A स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट, और ये भी सेम ही निकलेगा, है ना, क्योंकि हमने देखा कि ये तो सिमेट्री है डायग्राम के अंदर, ये A है ये R है, तो ये भी सेम निकलेगा, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सब कुछ हमें मिल गया, तो तुरंत अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो A की वजह से निकाल लेते हैं और B की वजह से निकाल लेते हैं P पॉइंट पे। तो बच्चों हमने निकाला, और देखो रिजल्टेंट डायरेक्शन। अब एक बात बताओ आप मुझे, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो तो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाती है, तो जो P होगा हमारा डायपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन तो इस तरफ होगी, और रिजल्टेंट देखो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि जो रिजल्टेंट है वो तो जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगा। ये तो हमें पहले ही दिख गया डायग्राम से कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, बिना टाइम गवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पहले EA निकाल लेते हैं बच्चों, कितना है 400, आपने देखा Q है ना, माइनस प्लस तो लेते नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस तो अट्रैक्शन या रिपल्शन बताता है, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, KQ अपॉन, और ये बच्चों R स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों लिख दिया है मैंने। और अगर EB ये भी मैं निकालूं, तो बच्चों EB कितना आएगा, तो देखो बच्चों चार्ज तो Q है ना, और डिस्टेंस भी ये भी लगभग सेम ही है ना, डिस्टेंस भी सेम ही आएगी, चार्ज भी सेम है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा EB की जगह भी, और इसका रूट करूंगा, देखो इधर ये आएगा सेम, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास। ठीक है, अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, है ना, क्या क्या देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सिंस EA इज इक्वल टू EB, दिख रहा है हमें E और EB तो इक्वल है, therefore their sine components will क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, will cancel each other। क्यों, क्योंकि देखो EB और EA अगर इक्वल है तो ये इक्वल और अपोजिट वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में एक ही लाइन पे होते हैं तो माइनस करते हैं, E और EB इक्वल है तो साइन थीटा के तो इक्वल है, E और EB भी इक्वल हो गए तो ये दोनों माइनस होके क्या हो जाएंगे, जीरो, ये तो कैंसिल कर देंगे ये वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को।
ठीक है। तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स बचेगा है ना बच्चों, तो किसकी वजह से बचेगा, ये रिजल्टेंट बचेगा इसकी वजह से, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे बच्चों देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, है ना। आप बताओगे कि सर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2E cos थीटा, है ना। देखो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, EA और EB तो एक ही डायरेक्शन में है ना। तो ये वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन पे एक ही लाइन में होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो मैं लिखूंगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। EA और EB तो इक्वल ही है तो मैंने लिख दिया 2EA, है ना। EA और EB तो इक्वल है, दोनों को जोड़ा तो मैंने लिख दिया 2EA cos थीटा, ठीक है। अब हमें cos थीटा की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। cos थीटा की वैल्यू तो आप जानते हो कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो आप इतना उतार लीजिए, ये रिजल्टेंट निकाल रहे हैं हम, है ना, ये होगा रिजल्टेंट। तो अब अगर आपने डायग्राम भी देख लिया, उतार लिया है, तो डायग्राम को तो मैं मिटा देता हूं, है ना। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपको दिख रहा होगा ए अपॉन दिस, ये मुझे लिखना पड़ेगा, तो मिटा देता हूं, उतार लिया होगा आपने, ये लीजिए। तो बच्चों अब तो लगभग हमारा सॉल्व हो ही चुका है, तो इसको हमने कैलकुलेट किया, तो ई रिजल्टेंट हमारा आया बच्चों 2 और EA तो ये रहा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तो आ ही गया था। और cos थीटा की वैल्यू क्या लिखनी थी, बेस क्या था A अपॉन हाइपोटेनियस कितनी थी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर हाफ। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2AQ को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P, तो ये तो बन गया बच्चों KP। 2QA इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2QA इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P, डायपोल मोमेंट, है ना। तो मैंने लिख दिया KP, K और 2AQ को P लिख दिया KP, और अपोन में क्या बचा, अपोन में बचा बच्चों ये पावर हो गई 3/2, 1 इधर की हाफ इधर की, तो पावर हो गई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हो गई बच्चों मेरे पास 3/2। अब हम क्या लिखते हैं, सिंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, ठीक है, सो इग्नोर A को तो हम इग्नोर ही कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा KP अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा R3। ई रिजल्टेंट हमारा कितना आया बच्चों, ई रिजल्टेंट हमारा आया KP अपॉन R3, ये आ गया बच्चों इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो हो गया इसकी स्केलर फॉर्म, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, सिखा रखा है मैंने आपको, ये डाल दिया वेक्टर, ठीक है, KP डायपोल मोमेंट तो पोजीशन होता है ना, R3 तो आएगा ही, और हमने डायरेक्शन देखी थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर जा रहा था डायपोल मोमेंट, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, -P के अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर वाला स्केलर फॉर्म नीचे वाला वेक्टर फॉर्म, दोनों उतार लीजिए, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डेरिवेशन। अब हम नेक्स्ट करते हैं टॉर्क निकालना, ठीक है। तो हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे बच्चों टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम जल्दी से, तो पॉज करके उतार लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, 1 2 3 इरेज। अब जो हम करने वाले हैं वो हम निकालने हैं टॉर्क एंड फोर्स, और ये हमारा
इस चैप्टर के एनसीईआरटी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसके फर्स्ट पार्ट का, अगला पार्ट तो गॉस थ्योरम है इस चैप्टर का फर्स्ट का ही, तो अभी जो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं उसका तो लगभग लास्ट टॉपिक आप इसे मान सकते हो। तो बच्चों हम इसमें लिखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डायपोल, टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप हेडिंग डालोगे टॉर्क एंड फोर्स इन, टॉर्क एंड फोर्स इन सॉरी ऑन ए डायपोल, ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म और इस इधर ही खत्म कर देते हैं, लिख आगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख दिया हमने। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, तो हम कर भी लेंगे, तो बड़ी बात तो है नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं पहले तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया मैंने, है ना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और बनाना चाहते हो भाई, ठीक है बना लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, देखो इक्वी डिस्टेंस है, पैरेलल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया समझो ना। एक ऐसे इक्वी डिस्टेंस भी नहीं होती, पैरेलल भी नहीं होती, तो फिर हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास, है ना। अब इसमें एक डायपोल रख दो, रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते सर, ये रख दिया डायपोल। बच्चों यहाँ पे एक चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू, क्या मान लेते हैं प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज मान लो बच्चों माइनस क्यू, क्या मानोगे माइनस क्यू, ये चार्ज मान लिया प्लस क्यू, एक चार्ज मान लिया माइनस क्यू। अब ये दूरी क्या बताऊं क्या तुम्हें, दूरी तो तुम्हें पता है कितनी होती है 2a, दूरी कितनी होती है डायपोल के दोनों पोल्स के बीच की दूरी 2a, ये दूरी तो हमें पता है ना। तो बच्चों फोर्स है ना, फोर्स निकालते हैं सबसे पहले हम। एक बात बताओ बच्चों, ये जो प्लस क्यू है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इधर, है ना। तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हो गई प्लस क्यू ई। पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ आता है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है, तो इधर प्लस होगा इधर माइनस, तो प्लस तो माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस उस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसको हम लिख देंगे माइनस क्यू ई, ठीक है। तो बच्चों रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होना है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन डायपोल कितना होगा प्यारे बच्चों, फोर्स है ना। तो ये तो बच्चों साफ दिख रहा है, फोर्स तो हमारा हो गया माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई जीरो। फोर्स कितना हो गया, फोर्स कितना हो गया बच्चों जीरो, ठीक है। तो फोर्स तो इस पे लग ही नहीं रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि इस कंडीशन में ये ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब ये डायपोल उठ के एक से दूसरी जगह पे आगे नहीं जाएगा, ऐसे उठ के एक से दूसरी जगह पे डायपोल नहीं जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं देयरफॉर देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है ना, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ डायपोल, मोशन ऑफ डायपोल, डायपोल का कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन तो होगा ही नहीं। अब देखो बच्चों इसमें हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा, फोर्स तो जीरो गया, ट्रांसलेटरी मोशन तो होगा नहीं, पर आप खुद ही देखिए, एक इधर से फोर्स लगाएगा, एक इधर से फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, ये रोटेट करने लग जाएगी चीज, ठीक है ना। जैसे एक फोर्स, एक सपोज हमारे पास रोड है, एक बंदा उसको इधर से खींच रहा है, एक नीचे से खींच रहा है, तो ऐसे खींचने से वो चीज रोटेट करने स्टार्ट कर देगी। रोटेशन में जो फोर्स लगता है उसे हम टॉर्क बोलते हैं, है ना। तो हमने देखा
there is torque working या एक्टिंग लिख सकते हैं, एक्टिंग ऑन डाइपोल अब टॉर्क क्या होता है बच्चों? टॉर्क बताओ, आप ही बताओगे। टॉर्क होता है बच्चों ऐसे, टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे टॉर्क अगर हमें कैलकुलेट ही करना है बच्चों, क्योंकि रोटेट करना तो स्टार्ट करेगा, एक इधर से फोर्स लगेगा, एक नीचे से लगेगा, तो लीनियर मोशन तो नहीं करेगा पर रोटेशनल मोशन करेगा। तो बच्चों हम टॉर्क निकाल लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? टॉर्क फोर्स तो हमने देखा था कितना लगता है, QE। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स लगता है QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। जब इसे हाथ से हमने एक लाइन बनाई ऐसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है, नहीं पता है तो हम निकाल लेंगे, इसमें कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम निकाल लेंगे। हमें नहीं, जो भी चीज़ नहीं पता है वो तो निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो बच्चों ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। सपोज इस पॉइंट को मैं मान लूँ A, इस पॉइंट को मान लूँ B, इस पॉइंट को मान लूँ C, तो ये BC मुझे निकालनी है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई B इंटू C, है ना बच्चों। अब ये BC तो आप निकाल सकते हो, हैं? कैसे? सपोज ये जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो ये एंगल बना रही है, उस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल है थीटा, ठीक है ना। ये एंगल हमारा कितना है बच्चों? थीटा। अगर एंगल आपको पता है तो साइन थीटा आप निकाल सकते हो, है ना। साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप लिख सकते हो BC की जगह, देखो साइड में बता देता हूँ, है ना, या छोटा सा इधर समझा देता हूँ। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 2a, तो BC क्या हो गया? 2a इंटू साइन थीटा। BC क्या हो गया? 2a इंटू साइन थीटा। तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, है ना। समझ तो गए हो आप कैसे निकाला है? तो आप लिख सकते हो QE इंटू 2a साइन थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 2AQ, देखो Q और इस 2A, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं? डाइपोल मोमेंट P। तो ये क्या बन गया? PE साइन थीटा। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? PE साइन थीटा। ये हमारा बन गया टॉर्क का फॉर्मूला। अगर इसी को आप वेक्टर फॉर्म में बोलो तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। साइन थीटा है तो क्या लगाएंगे? क्रॉस, तो डॉट लगा दो cos थीटा, cos थीटा होता तो डॉट लगा दो। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। उतार लीजिए फटाफट। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क है, तो इसकी डायमेंशन यूनिट तो हमें बताइए, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। उतार दिया होगा आपने। मिटा दो, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ और ये जो लास्ट में रिजल्ट आया है इससे कुछ डिराइव करके आपको बता देता हूँ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये इसी के साथ में हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा लेक्चर का, हमारा काम भी हो गया है। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं यही बताने वाले हैं। आप क्या बोलोगे? इफ थीटा इज 90 डिग्री
साइन 90 डिग्री पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो बोलेंगे देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी। इफ थीटा इज 180 डिग्री, ठीक है, देन टॉर्क इज इक्वल टू 0। साइन 180 कितना होता है 0, पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको घुमाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको घुमाने की कोशिश करेगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू 0। दिस कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और लास्ट में बता देता हूं बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो डायपोल की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा हुआ है डायपोल, 0 डिग्री का मतलब कोई एंगल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल रखा हुआ है, तो ये टॉर्क तो 0 ही होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, पर कंडीशन कौन सी होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देन टॉर्क इज इक्वल टू 0, टॉर्क तो क्या होगा 0 ही होगा। दिस कंडीशन is called stable equilibrium, stable equilibrium, stable equilibrium। उतार लीजिए फटाफट। हो गया है हमारा फर्स्ट पार्ट चैप्टर का फिनिश। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गॉस थ्योरम और इस चैप्टर की एक्सरसाइज, इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज में जो भी आपको डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट तो हमारा है, अभी गॉस थ्योरम और पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर का ही सेकंड पार्ट। अब आप क्वेश्चन आंसर लगाना स्टार्ट कर सकते हो और जिन भी क्वेश्चंस में दिक्कत है मुझे बता सकते हो। तो कल हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हमने चैप्टर जो पढ़ा है इसका फर्स्ट पार्ट उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन आंसर या न्यूमेरिकल सॉल्व हो पा रहे या नहीं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।